नमस्कार। ऑनबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की है। लोक भवन में ये मुलाकात हुई। राज्य के समग्र विकास पर चर्चा हुई है। तमाम विकासात्मक योजनाओं के प्रगति पर चर्चा की गई है। इसी के साथ साथ समसामयिक मुद्दों पर भी राज्यपाल और सीएम के बीच में विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए समन्वय की बात भी दोनों के बीच में हुई है। भविष्य की विकास रणनीतियों पर भी अहम बातचीत हुई। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शिष्टाचार भेंट हुई है। इस मुलाकात में विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसी के साथ समन्वय अच्छी तरीके से बनाने के भी लिए चर्चा की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात हुई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां लोक भवन में ये दोनों की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह की मुलाकात हुई है, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य के समग्र विकास पर चर्चा की गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा के लिए चिकित्सकों का बनेगा पृथक कैडर। कैडर प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां डॉक्टरों के पीजी कोर्स के लिए बनेगी अलग अध्ययन नीति। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बॉन्डधारी डॉक्टरों के पीजी कोर्स के लिए अलग से जो अध्ययन नीति है वो बनाई जाएगी। चिकित्सा अधिकारियों की डीपीसी 10 फरवरी तक कराने के निर्देश हैं। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और प्रशासनिक कैडर के पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। अलग से अध्ययन नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत बॉन्डधारी डॉक्टरों के पीजी कोर्स के लिए अलग से अध्ययन नीति बनेगी। चिकित्सा अधिकारियों की डीपीसी 10 फरवरी तक कराने के निर्देश है। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, प्रशासनिक कैडर के पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां प्रदेश में बारिश बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आपदा प्रबंधन सचिव ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को 24 घंटे में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बर्फबारी से प्रभावित मार्गों को सुचारू किया जाएगा। सचिव आपदा का ये निर्देश सामने आया है, जहां बैठक की गई है और जो बारिश और बर्फबारी से अभी तक प्रदेश में चीजें हुई हैं उसको लेकर मंथन किया गया और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रभावित मार्ग हैं, बर्फबारी से जो प्रभावित हुए हैं, उनको सुचारू जल्द से जल्द किया जाए। जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के आपदा सचिव ने निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां बर्फबारी की वजह से कई सारे मार्ग बाधित हो रहे हैं। इसी को लेकर बैठक की गई और इस बैठक में समीक्षा की गई है कि बारिश और बर्फबारी से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे कैसे ठीक किया जाएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का भी खतरा देखने को मिल रहा है। बारिश और बर्फबारी के बाद अब हिमस्खलन का अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। कई सारे जिलों में हिमस्खलन के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। डीजीआरई ने उत्तराखंड के लिए एवलांच की वार्निंग जारी कर दी है। चमोली में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर एवलांच का खतरा, एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है, जहां उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए येलो अलर्ट है। आज शाम 5 बजे तक ये अलर्ट जारी रहेगा। आपदा सचिव ने दिए अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश। पर्यटकों, ट्रैकर्स, स्थानीय लोगों को संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, बारिश और बर्फबारी के बाद अब एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है, किस किस जिले के लिए अलर्ट है? को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का जो है खतरा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए जो है डीजीआरई चंडीगढ़ ने उत्तराखंड के लिए जो है एवलांच की वार्निंग जो है वो दी है। चमोली में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए भी एवलांच को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी अगर इस एवलांच के अलर्ट को लेकर की बात की जाए तो आज शाम 5 बजे तक ये अलर्ट जो है वो जारी रहेगा। जिस तरह से आज जो उन चीजें नजर आ रही हैं उसको लेकर के निर्देश भी जो है देने के लिए कहा गया है। आपदा सचिव जी ने अलर्ट वाले जिलों को जो है निर्देश दिए हैं और कहा है कि अतिरिक्त जो सतर्कता है वो बरती जाए। पर्यटकों, ट्रेकर्स, स्थानीय लोगों को संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा जो आपदा सचिव है उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में अलर्ट रहे, जो लोग पर्यटक है, ट्रेकर्स है, स्थानीय लोग हैं, उनको ऐसे स्थानों पर जाने से जी रोका जाए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का अलर्ट जो है वो डीजीआरई चंडीगढ़ ने उत्तराखंड को एवलांच को लेकर वार्निंग दी है, तो उसके मद्देनजर जिन जिन जिलों में अलर्ट है वहां पर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल योगेश, ऐसे में बर्फबारी देखने को मिली है और पर्यटकों को काफी ज्यादा इंतजार रहता है बर्फबारी का। तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है बर्फबारी के बाद? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अगर दिसंबर लास्ट और जनवरी की जो है शुरुआती तौर पर नए साल पर देखा जाए तो उस वक्त जो है बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि बर्फबारी होगी, लेकिन उस दौरान से लेकर काफी दिन लंबे समय तक जो है जो पर्यटक है उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा था। लेकिन जो है 23 जनवरी में जिस तरह से बारिश और बर्फबारी हुई उससे जो है काफी अच्छी जो बर्फबारी जो है पहाड़ों पर देखने को मिली है। और उसके चलते जो पर्यटक है बड़ी संख्या में जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब जिस तरह से एवलांच की वार्निंग दी गई है उसके मद्देनजर भी जो है अलर्ट पर जी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक और जो है पर्यटक काफी उत्साह के साथ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में एवलांच की वार्निंग को भी मद्देनजर रखना होगा, उसको भी जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि पिछले वर्ष देखा गया था कि एवलांच की वजह से जो है कई श्रमिक जो है फंसे थे, उनको काफी मशक्कत के बाद निकाला गया था। तो ऐसी जो है घटना दोबारा न घटे उसके लिए जो है कहीं ना कहीं पूरी जी तरह से बिल्कुल योगेश, सतर्कता बरतनी बारिश और आवश्यक है। बर्फबारी का अलर्ट तो था ही, अब एवलांच का भी अलर्ट जारी किया गया है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को अतिक्रमण का नोटिस मिलते ही बीजेपी के अंदर लंबे समय से दबे अंतर्विरोध खुलकर सामने आ रहे हैं। सियासी घमासान में काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने मोर्चा संभालते हुए सीधे अरविंद पांडे की बीजेपी के प्रति निष्ठा और वफादारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस विवाद ने तब और भी नाटकीय मोड़ ले लिया जब पूर्व विधायक प्रत्याशी गगन कंबोज ने महापौर बाली के खिलाफ ही ताल ठोक दी और उनके आरोपों का जवाब देते हुए खुद की गलतियों को पाप करार दिया। साथ ही कंबोज ने उन्हें सार्वजनिक रूप से कसम खाकर अपनी जीत का सच बताने की चुनौती दी है, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी के भीतर की खेमेबाजी अब किसी गुप्त मंत्रणा का हिस्सा नहीं बल्कि एक खुले युद्ध में तब्दील हो चुकी है। अरविंद जी कसम खाएं कि उन्होंने उन सांसदों को रोकने के लिए फोन किया या आने के लिए, और वो बार बार प्रेस में अपनी कह रहे थे मुझे जनता ने चुना है, मुझे जनता ने चुना है। तो मैंने उसी चीज के लिए कहा कि मान्यवर क्या आपको वाकई में जनता ने चुना है? मान्यवर क्या आपको वाकई में जनता ने चुना है क्या? कसम खा के बता दो यार, जनता नहीं चुना है। गगन जी आप मैं तो रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ वाकई में जनता ने चुना है क्या? मैं फिर वही कह रहा हूँ, वाकई में जनता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन किसी भी पीड़ित परिवार की आवाज कोई अगर उठाएगा, कल को अगर गगन कामोज के परिवार पर यह विपदा आ जाए, षड्यंत्रों के तहत अगर गगन कामोज के खिलाफ अगर चीजें होने लगे और कल को अरविंद पांडे गगन कामोज की आवाज उठाए, तो क्या कोई नहीं बचेगा? क्या गगन कामोज के परिवार को भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए? मतलब क्या इस पूरे प्रदेश में कोई, इस पूरे जिले में कोई आदमी नहीं है गरीब कुचले की किसी की आवाज उठा दे? क्या गुनाह है? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में ज्योतिर्मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पौड़ी के हनुमान मंदिर प्रांगण में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सनातन मूल्यों पर सीधा हमला बताया। गणेश गोदियाल ने कहा कि शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ किया गया दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। संत समाज सदियों से देश और समाज को दिशा देने का कार्य करता आया है। उनके प्रति सम्मान रखना प्रत्येक सरकार और नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारों की प्रशासनिक असंवेदनशीलता और अहंकार का ही परिणाम है कि आज सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन पूज्य संतों को भी अपमानित किया जा रहा है।
सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में इसके लिए गहरे भाव पैदा हुए हैं सरकार के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आह्वान किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, यहाँ तक कि विकास खंडों में भी सरकार को सद्बुद्धि आए, इस हेतु सब लोग कुछ समय का मौन व्रत रखें मंदिरों में, और ताकि सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की संकीर्णता के चलते, कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है सरकार के इस कृत्य का कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो धार्मिक आस्थानों पर विराजित हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक भाषा सरकार के अनुकूल नहीं बोलते हैं तो वो उनको विरोधी समझ बैठे। इन्होंने भी बनारस में, काशी में जो है बहुत पौराणिक हिंदू मंदिर तोड़े, कॉरिडोर बनाने के नाम पे इन्होंने बहुत हिंदू पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और क्या मांग थी शंकराचार्य जी की कि वो गौ हत्या पर, ये हमारी भी मांग है कि पूरे देश में गौ हत्या पर जो है बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। लेकिन ये झूठे सनातनी जो है, जहाँ जहाँ चुनाव में इनको गौ माता से लाभ होता है वो गौ माता को माँ कहते हैं, और जहाँ जहाँ इनको चुनाव में जो है गौ माता से नुकसान होता है वहाँ ये गौ माता को बीफ के रूप में जो है एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो ऐसे झूठे सनातनी जब तक रहेंगे, वास्तव में जो है हिंदू धर्म खतरे में रहेगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर संभावित भीड़ का आकलन कर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। वहीं अहम स्थलों पर हैंड मेटल डिटेक्टर और एंटी सबोटांस टीम से सघन चेकिंग अभियान सुनिश्चित किया जाए। होटल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल और ढाबों पर विशेष निगरानी रखने के साथ बम निरोधक दस्ता लगातार राउंड पर रहेगा। साथ ही जिले की सीमाओं पर 24 घंटे चेकिंग, संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और अलर्टनेस बढ़ाने की जरूरत लगातार रही है। पूर्व में भी हरिद्वार पुलिस लगातार सभी जगह पे, बॉर्डर पॉइंट्स पे, रेलवे स्टेशन, या जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है वहाँ पर चेकिंग के हम लोग अभियान चलाते रहे हैं। वेरिफिकेशन की कार्रवाई हमारी चलती रही है। इस बार भी हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी थाना प्रभारियों के संबंध में निर्देशित किया गया है। सर्कल अफसर, एसपी, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त में, लगातार चेकिंग में रहेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है, तत्काल हरिद्वार पुलिस को 112 के माध्यम से अवगत कराएं ताकि आगे की जो भी कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में लंबे समय से बारिश न होने के चलते किसानों की ओर से खेती में बोई गई फसल पूरी तरह से सूख चुकी है, जिस वजह से किसान पूरी तरीके से मायूस हो चुके हैं। जिला किसान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन करात और जिला मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आजीविका पूरी तरह से खेती और पशुपालन पर निर्भर रहती है। किसानों के बैंकों से ऋण लेकर बीज की बुआई की थी, लेकिन खेत पूरी तरह सूख चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर रहती है। किसानों पर बैंकों का ब्याज और ज्यादा चढ़ गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं को देखते हुए किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की इस समस्या को देखते हुए उनके कृषि ऋण को जरूर माफ कर देंगे। हम लोग किसान हैं। हम पूरे वर्ष का बजट हमारा खेती से बनता है, भली बात आप भी जानते हैं। तो पिछले 5 महीनों से हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे कामों में बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। खेती में एक तो जो हमारी नकदी फसल होती है, आलू है, मटर है, अन्य हरी सब्जियां हैं जिनको हम बाज़ार में लाते थे, जिससे हमारी आजीविका मिलती थी, हमको पैसा मिलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो सब खत्म हो गई है। दूसरा, रबी की फसल हमारी गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, जो दालें होती थी वो भी प्रभावित हुए, मतलब जमा ही नहीं है इस बार। तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने इस समय खड़ा हुआ है। दुधारू पशुओं के लिए भी चारे की समस्या आने वाली है अगले 2-3 महीनों के बाद। अगर हमारे पास खेत में कुछ नहीं होगा तो पशुओं को चारा कहाँ से देंगे।
तो सर ऐसा है कि मैं संगठन का मुखिया रहा हूँ। 10 साल मैंने संगठन की बागडोर सवारी चंपावत जिले में। मैं भलीबात जानता हूँ किसानों के दर्द को। देखिए सर, स्थिति बहुत ख़राब है। पिछले सर्वविदित है कि 3-4 महीने से जो है बारिश नहीं हुई है। बारिश का एक बूंद भी जो है बारिश की नहीं हुई है। जो लोगों ने गेहूं या मटर जो भी साग सब्जी हो या चाहे फसल लगाई है वो पूर्ण रूप से सूख गई है। गेहूं जो लोगों ने लगाया था वो तो जमा ही नहीं है कहीं कहीं पर। तो इस समय जो है बहुत बुरी दशा है। इससे पहले आपने देखा होगा जो सीट्रस फल जो सीमांत क्षेत्र में सीट्रस फल जो होते हैं उनका भी 2-3 रुपये 4 रुपये मार्केट भाव था। जो सीमावर्ती क्षेत्रों से मार्केट तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि वो अभी तक पेड़ों में सूख रहे हैं। तो किसान देखिए, किसान जो है हर जगह से किसान मायूस है। हर जगह से किसान को नुकसान हो रहा है, चाहे फसल हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे साग सब्जी हो। तो सब जगह से किसान इस समय परेशान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जहां इलाके में बारिश न होने से फसलें सूख गई हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि जो कृषि ऋण है उसे माफ किया जाए, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? और जो फसलें हैं किसानों की, उनकी अभी क्या स्थिति है? जी, मैं बताना चाहूंगा, चंपावत जिले में जो लंबे समय से बारिश नहीं हो हुई थी, उस वजह से जो किसानों के द्वारा फसलें लगाई गई थी, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में जहां बारिशी सिंचाई का एकमात्र सहारा रहता है, तो पिछले 3-4 महीनों से जो बारिश नहीं हुई तो उससे जो किसानों के द्वारा फसल लगाई गई थी, गेहूं या अन्य हरी सब्जियां, अन्य जो रबी की फसलें होती है, वो लगभग सूख चुकी है, जिस कारण किसानों को जो काफी नुकसान हो चुका है, काफी मायूस है। जो किसान संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष थे नवीन करायत और जो जिला मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे, तो उन्होंने बताया किसानों ने ऋण लेकर जो है ये फसलें लगाई हुई थी, जो पूरी तरह से जो है बर्बाद हो गई। तो अतः उन्होंने जो है सरकार से जो है इन कृषि ऋणों को जो माफ करने की जो है मांग की है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, मांग की जा रही है। ऐसे में कोई पत्र लिखा गया है, क्या कुछ जानकारी? जी, अभी पत्र जो है पहले लिखा जा चुका है और उसके बाद जो है अभी किसान संगठन जो है और पत्र लेकर जो है जाने वाला है। और जिले के अन्य जो पर्वतीय क्षेत्र के किसान है, कई बार उनके द्वारा आवाजें जो है इसमें उठाई जा चुकी है। 1-2 बार प्रदर्शन भी जो है किया जा चुका है कृषि ऋण माफ करने के लिए। और एक इधरी का क्षेत्र है मंगले, तो उधर जो किसानों के द्वारा अदरक की खेती की गई थी वो भी पूरी तरह जो है बर्बाद हो गई। तो काफी परेशान है किसान। किसानों का कहना है कि एक तो जंगली जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं और इस बार जो लंबे समय से बारिश नहीं हुई है तो उस वजह से फसलें नष्ट हो गई। हाँ, कल जरूर जो है परसों हल्की फुल्की जो है तो बहुत जिले में बारिश हुई, लेकिन किसान का उसका उतना असर जो है खेती में नहीं पड़ेगा। लक्ष्मण, देखना होगा कि किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाता है, क्या कुछ समाधान निकाला जाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर हुई जमकर बर्फबारी से जहां एक ओर मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। चक्राता और आसपास के इलाके में हुई भारी बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है, जिससे कई मुख्य मार्ग पर बर्फ जम जाने से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। हालात ऐसे हैं कि कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिन्हें खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीनें लगातार बर्फ हटाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगह पुलिसकर्मी खुद सड़कों पर उतरकर वाहनों को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चक्राता में काफ़ी बर्फबारी हुई थी, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारी एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किए गए। कल रात से ही हम लोग मार्ग को ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं और प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे सैलानी आए, वो पर्यटक आए, वो सुचारू रूप से बर्फ का आनंद ले सके। ये है कि इस समय जो कोरवा से लेकर चक्राता तक की जो परिस्थिति है, टूरिस्टों के द्वारा अनशन तरीके से गाड़ियां लगाई गई है, बहुत ज़्यादा समय जाम है और आसपास की एसडीआरएफ और हमारा जितना ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जेसीबी, स्नो कटर्स, पुलिस और स्थानीय निवासी जो स्थानीय होटलर्स हैं, सब अपने अपने लेवल पे जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पूरी हेल्प कर रहे हैं और मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस समय अगर आप चक्राता आ रहे हैं तो बुक करके आएँ और जैसे अभी टाइम हो चुका है, इसके बाद
अब आप लोग कल सुबह ही चक्राता की तरफ मूव करें, क्योंकि आप रात को पहुंचेंगे, अननेसेसरी पाला पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे। जैसे दिल्ली के लोग, आज मुझे काफ़ी कॉल्स आए थे कि हम रात को निकल जाएंगे या मिडनाइट में निकलेंगे, अभी निकलना है। मैं सबको एडवाइस दूंगा, कृपया कल दिन में ही प्लान करें अपना, और रास्ते अगर आपको बाहर से निकलना है तो रास्ते में स्टे करके नाइट में चक्राता की तरफ मत जाएं। तो ये तस्वीरें सामने आई थी जहां बर्फबारी से सड़कें जो थी वो बंद हो गई थी, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक पिता और उसके बेटे पर लाठी डंडों और फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और जांच पड़ताल में जुट गई है। ये तस्वीरें सामने आई है, खबर सामने रुड़की से आई है, जहां पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडों से एक व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिता और बेटे पर यह हमले की बात सामने आई है, जहां लाठी डंडों से पिता बेटे को पीटा गया है और उसी के साथ साथ फावड़े से भी हमला किया है। इसके बाद दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। रुड़की से पूरा मामला सामने आया। देवभूमि में बीजेपी की सरकार है और सीएम पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2017 से अब तक 3 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है। इधर विपक्ष कह रहा है कि सच्चाई तो यह है कि बिना रिश्वत दिए कोई काम तक नहीं होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।